ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी ऑफ कार्बन है एक टर्न हो चुका है, फिर भी हम दोबारा से उसको इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक। तो इनिशियल जो ऑर्गेनिक टर्म दिया दैट इज फ्रॉम लिविंग बीइंग्स था, मतलब अगर हमें कोई भी कार्बन का कंपाउंड सब चाहिए था तो वो लैब में नहीं बनता था, और उसके लिए हमें किसी न किसी ऑर्गन यानी लिविंग बीइंग की जरूरत होती थी, एनिमल्स की या प्लांट्स की, वहीं से आइसोलेट हो सकता था, लैब में नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आज भी ब्लड है, लैब में नहीं बनेगा, जबकि हमें सब मालूम है ब्लड में क्या क्या होता है, या उसकी बायोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी क्या है वो हमें नहीं मालूम। मतलब अगर बना भी लेंगे तो वो यूजलेस है, यूज नहीं होगा। तो वो चीजें जो लैब में बनी नहीं सकती थी और लिविंग बीइंग के एक लिविंग फोर्स की वजह से बनती थी, वो ऑर्गेनिक शुरू में कहलाई गई। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, कि जब तक ये लिविंग है तब तक ये कंपाउंड बनते हैं। मतलब कंपाउंड कौन से हैं, अगर आप सोच के देखो, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या और भी जितने कंपाउंड बॉडी के अंदर हैं, ऐसे वो सारे ऑर्गेनिक। तो उन्होंने कहा ये जब तक लिविंग है तब तक ये सिंथेसाइज होते रहते हैं इस बॉडी में, दैट इज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, ऑर्गेनिक का बनना। मिस्टीरियस फोर्स है, जैसे वाइटल फोर्स कह दिया, उसकी वजह से कंपाउंड यहाँ बनते हैं। फॉलोड बाई वोलर, जो बर्जीलियस के स्टूडेंट थे। वैसे वोलर ने क्या किया, बर्जीलियस ने थ्योरी दी वाइटल फोर्स थ्योरी, और वोलर ने इस थ्योरी को फेल किया। और ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं, वोलर ने यूरिया बना के फेल किया। वोलर ने क्या किया था, दैट इज इन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से की, और ये बन गया अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को अगर हम हीट करें, दैट इज मेन रिएक्शन ये थी कि अमोनियम साइनेट को हीट किया, ये रीअरेंज होके इसमें चेंज हो गया NH2CONH2, जिसको उन्होंने वर्ड दे दिया यूरिया। तो ये ऑर्गेनिक माना जाता था, यूरिन से आइसोलेट होता था, किडनी लीवर, लीवर बना रहा है, किडनी फिल्टर करके दे रहा है, वॉट, तो ये ऑर्गेनिक माना जाता था क्योंकि किसी ऑर्गेन से बन रहा था। और ये सब लैब के थे तो इनऑर्गेनिक माने जाते थे। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनना शुरू हुआ, और यहाँ से ये वाली वाइटल फोर्स थ्योरी फेल भी शुरू हो गई। और इसके बाद कोल्बे ने एस्टिक एसिड लैब में बनाया, एलिमेंट से कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, और रिएक्ट करके एक एसिड बना दिया, एस्टिक एसिड, जो उस समय एस्टाबुलेरिया नाम की किसी एल्गी से अलग किया जाता था। उसने लैब में ही बना के दिखाया। अब देखा भाई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन क्या है, तो सब में एक चीज कॉमन दिखी कि सबका जो स्केलेटन है, वो बैकबोन जो है वो कार्बन की थी। तो एक तरीके से ये केमिस्ट्री सराउंड कर रही है कार्बन के चारों ओर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। फिर भी अभी भी पीरियोडिक टेबल में 120 के आसपास एलिमेंट नोन है। एक कार्बन की केमिस्ट्री अलग है, बाकी सबकी अलग है। द सिंपल रीजन इज द नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 90% या जितने भी नोन कंपाउंड हैं वो 90% ऑफ द अदर कंपाउंड्स या ऑल द कंपाउंड्स हैं। जितने भी कंपाउंड नोन है उसमें 90% कार्बन के, अगर कार्बन की स्टडी उसमें इंक्लूड भी कर दोगे तो वो वाला जो एक चैप्टर होगा जिसमें कार्बन आएगा वो उन सब पे भारी पड़ेगा जिसमें 110 एलिमेंट है। तो स्टडी को सिस्टमाइज रखने के लिए आज भी कार्बन का अलग ही पढ़ते हैं। अब ये कार्बन का जलवा है, क्या क्या है कार्बन के जलवे में भैया, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास 12, 13 और 14 3 है। 12 वाला आपने 11th में स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में, होपफुली दूसरे में सुना है। AMU डिफाइन यही करता है, 1 AMU की डेफिनेशन में ये है। और 14 वाला भी आप पढ़ लोगे 2-4 दिन में और या कुछ टाइम में, केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिव दैट इज एज ऑफ फॉसिल्स निकालने के लिए यूज होता है C14। फिलहाल C612 ये हमारा बेसिक कार्बन की फॉर्म है। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो भैया सोचते हैं इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है और यहाँ 4 अनपेयर दिखते हैं। और
कार्बन इसीलिए 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जरा याद रखना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है भैया? क्योंकि उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं है, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है। और ये पूरी केमिस्ट्री में बार बार आता रहेगा कि भैया जो भी सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं उनमें डी सबशेल नहीं होती। सेकेंड पीरियड मतलब n इक्वल टू 2, क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, n इक्वल टू 2, तो L 0 या 1 ही हो सकता है। तो अगर शेल सेकेंड है तो जो उसकी सब शेल है वो S या P हो सकती है, उसमें D नहीं हो सकती। N और L न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होते, तो सेकेंड पीरियड में D होता नहीं है, कार्बन में D है नहीं। इसका मतलब है कार्बन में एक s और 3 ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिला के 4 ऑर्बिटल हैं, और 4 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन करके आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन एट द मैक्सिमम इन द आउटर मोस्ट शेल। कभी भी कार्बन से 5 बॉन्ड नहीं बनाना, चाहे कार्बन है चाहे नाइट्रोजन है, ये कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डी सबशेल नहीं है। अब ये रहे कार्बन के 4 ऑर्बिटल, जिसमें एक s है और बाकी 3 p के ऑर्बिटल हैं। s का शेप आपको मालूम है स्फेरिकल है, और p का शेप डम्बल होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के शेप अलग होने की वजह से इनसे जो बॉन्ड बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ अलग हो सकती है। बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला जो एनर्जी गैप है ये ओवरकम किया जाता है। दिस एनर्जी गैप इज ओवरकम, क्योंकि कार्बन से जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मीथेन बना या और कोई कंपाउंड, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि 3 बॉन्ड ऐसे हैं 1 बॉन्ड ऐसा ना। अनटिल अनलेस सारे बॉन्ड सिग्मा है तो वो हाइब्रिडाइज हो सकते हैं और सबकी एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। पाई बॉन्ड की एनर्जी अलग है। यानी अब हमें अगला पॉइंट ध्यान रखना है, कार्बन से 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, कार्बन क्या नेचर में भी 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, ये ऐसा ओवरलैप होगा। और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैप होगा वो साइडवे या लैटरल ओवरलैप कहलाएगा। तो पाई बॉन्ड का अगर ओवरलैप देखेंगे तो समवॉट ऐसा ओवरलैप। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं यहाँ और यहाँ ओवरलैप है और कहीं ओवरलैप नहीं है। तो एक सिग्मा का ओवरलैप होगा, एक पाई। तो जहां साइडवे ओवरलैप दिख जाए वो पाई बॉन्ड है, और जहां अलोंग द एक्सिस ओवरलैप दिख जाए वो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे बेटा? कार्बन के रिस्पेक्ट में भी पढ़ रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करनी है भाई। कार्बन में एक s है, 3 p है, तो एक s और एक p ने अपनी एनर्जी मिक्स कर ली तो sp हो गया। एक s के साथ 2 p है, sp2 और sp3। तो 3 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यहाँ देखने हैं। यहाँ एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है, ये कार्बन का s और ये 3 p, ये चारों अपनी एनर्जी मिक्स कर लें, और चारों अपनी एनर्जी मिक्स करने के बाद एक नया तरह का ये कहें ऑर्बिटल आ गया जिसका नाम हो गया sp3। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इस समय इन चारों का ही नाम sp3 में आएगा। ऑल दीज 4 आर टर्म्ड एज sp3। ये पहले s था, ये p थे, प्योर थे जब, और अब इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी है, अब सबका नाम sp3, यानी अब सब एक जैसे हो गए। बाई चांस एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, दैट मींस इन फोटो में j वाला s और ये दोनों p अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, और ये वाले p भाई साहब अपनी एनर्जी मिक्स नहीं कर रहे। ये पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ये अपनी एनर्जी मिक्स नहीं कर रहे हैं, ये प्योर में रहना चाहते हैं। तो भाई ये हो जाएगा कि ये 3 ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करेंगे, ये तीनों sp2 कहलाएंगे, और ये p ऑर्बिटल अलग हो जाएगा। और ये वाला जो p ऑर्बिटल अलग हुआ है बेटा, ये पाई बॉन्ड बनाने का काम करेगा, और बाकी ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम करेंगे। देन sp, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये अपनी एनर्जी मिक्स करेंगे, और ये वाले 2 ऑर्बिटल, ये p और ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाना चाह रहे, ये अपनी एनर्जी मिक्स नहीं कर रहे। और अगर ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी मिक्स है तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाएगी, और यहाँ 2 p ऑर्बिटल अलग हो गए, और ये दोनों के दोनों p ऑर्बिटल आगे चल के पाई बॉन्ड बनाएंगे,
ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की है यहाँ पे, एक sp3, एक sp2 और एक sp। ठीक है, जितना भी s कैरेक्टर की बात करें, यानी अगर मैं पहले वाले में s कैरेक्टर की बात करूं, दैट इज sp3 में, तो s का परसेंटेज sp3 में आ रहा है 25%, जबकि sp2 में है 33% और sp में है 50%। आई होप तो सभी को पता है s ऑर्बिटल का शेप बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है और s छोटा है, तो अगर s ऑर्बिटल छोटा है और उसका कैरेक्टर या परसेंटेज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी या एनर्जी बढ़ जाएगी, या ऑर्बिटल छोटा हो गया ना, छोटा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो sp ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर sp2, फिर sp3। क्यों भैया? क्योंकि s का साइज छोटा था तो sp ऑर्बिटल छोटा हो गया, और जो ऑर्बिटल छोटा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, या ये कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा है। यही अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो sp3 सबसे बड़ा ऑर्बिटल माना जाएगा, फिर sp2, फिर sp, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल ऐसा आएगा। और नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड तो आपको मालूम ही है कि सिग्मा बॉन्ड किसमें ज्यादा है, पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी यहाँ 2 सिग्मा है, टोटल बॉन्ड तो 4 बनने, तो 2 पाई भी है, यहाँ 1 पाई है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। तो सिग्मा और पाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, तो ध्यान रखना है कहाँ सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब कार्बन पे लौट के आते हैं। एक कार्बन का हमने डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, थोड़ा स्पीड अप में किया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में क्या क्या आ गया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में आया कि कार्बन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं, या तो sp3 होगा, या sp2 होगा, या sp होगा। इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे मैंने ये 10 नाम लिख दिए हैं। पहला आइसोटोप से शुरू कर रहे हैं, सॉरी एलोट्रोप से ना, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फलरीन, चौथा, ठीक है, चारकोल बेसिकली एमॉर्फस फॉर्म है तो उसे लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फलरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन। पहले इन 6 का आप कर लीजिए कि यहाँ किसमें कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, फिर थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये होपफुली आपके लिए आसान होगा। जो डायमंड होता है बेसिकली सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा है हमने, इसमें 34% की पैकिंग होती है, दैट इज वॉइड बहुत होते हैं। इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है तो sp3 रहेगी, फॉलोड बाय ग्रेफाइट जो होता है, वेरी गुड। ग्रेफाइट कहने का मतलब आप जानते ही हैं कि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम फ्री था, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर हो गया था, याद आ रहा होगा सॉलिड स्टेट में। और लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से स्लिपरी था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, इसलिए इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। और सारे बच्चों का आंसर सही है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, इसलिए ये sp2 है, बेसिकली एक पाई बॉन्ड है ये कह रहे हैं। सिमिलरली फलरीन भी बिल्कुल यही है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है। द डिफरेंस बिटवीन फलरीन एंड ग्रेफाइट इज ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर while the fullerene has buckyball structure, और ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल रिंग, जबकि यहाँ पेंटागन और हेक्सागन दोनों है। 12 5 मेंबर्ड रिंग है और 20 6 मेंबर्ड रिंग है अगर C60 है तो। फिलहाल फलरीन्स में भी, बकी बॉल में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा और ये sp2 में है। कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद हो, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है,
14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं दो एटम के बीच में तो 3 बॉन्ड आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर इसे वैसे सोचें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, और इसमें एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। द रीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कि यहाँ दो तरफ पाई बॉन्ड है, तो बेसिकली इस कार्बन से इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, तो एक कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, तो जिसने कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड हो या लोन पेयर हो उनका एडिशन हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं होता, कार्बन में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड में लोन पेयर है, यूजुअली लोन पेयर नहीं होंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दो सिग्मा बॉन्ड है। कार्बोनेट आयन, बेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट आयन, दिस वन इज कार्बोनेट आयन। तो इस कार्बन में अगर आपको कार्बोनेट आयन का कार्बन दिख गया हो, एक पाई बॉन्ड आ गया, तो वही ऊपर का अगर आपको ध्यान हो कि अगर कार्बन की बात करें तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 में से एक पाई बॉन्ड है, तो बचे हुए 3, तीनों के तीनों सिग्मा होंगे, तो तीनों सिग्मा है तो sp2 हो गया। तो बेसिकली यहाँ आपको ध्यान रखना है कार्बन में sp3 से स्टार्ट करना है, मतलब sp3 हो सकती है, लेकिन जितने पाई हो उतने कम कर दीजिए। अगर एक पाई है तो sp2, दो पाई है तो sp रह जाएगा, इसके अलावा कुछ और है ही। तो ये हुआ हमारा पहला कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इनमें बता दीजिए। और देख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिखा है HCN, यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, या हमने ये लिख लिया है HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ क्या है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, यहाँ क्या है, ठीक है, या और कोई लिख लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन, ये है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ इन तीनों में कार्बन, चारों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। बेसिकली पहला HCN होपफुली आपने कर भी लिया होगा, वेरी गुड। कार्बन HCN में इस तरीके से प्रेजेंट है, और चाहे तो इसको CN नेगेटिव लिख के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, वेरी नाइस। यहाँ कार्बन से दो सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा, दो सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। फिर यहाँ कार्बन का जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल्डिहाइड में वो ये है, और इस स्ट्रक्चर में आपको एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, बहुत बढ़िया। एक पाई बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो sp2 हो गया, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइज नहीं है, बाकी सारे बॉन्ड हाइब्रिडाइज हैं, इसलिए sp2 हो गया। इस कार्बन में अगर बात करें अल्कोहल में, तो अल्कोहल में कार्बन से सारे सिग्मा बॉन्ड है, बेटा अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 हो गया। और ये लास्ट फॉर्मिक एसिड है, और इस एसिड का हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऑब्वियसली हमें इसमें कार्बन से मतलब है, वेरी गुड। इस कार्बन, बेटा sp2 होगा यहाँ पे, यहाँ कार्बन से मतलब है कार्बन में एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कार्बन का कहाँ sp3 है, कहाँ sp2 है, ठीक है। आपको कार्बन के ऑर्बिटल याद रखने। अब इसमें एक और जो मिथ है, कई बार बच्चे गलत करते हैं, हम उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज है, इसकी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इट इज नियरली 1.54 है, ठीक है। ये 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग कह लो या 154 पिकोमीटर है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब आता है, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड आया है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है, और यहाँ कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखें या बिटवीन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखें तो नियरली 1.34 आएगा। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आता है तो यहाँ दैट इज sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, और ये 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पाई बॉन्ड आने की वजह से चीजें और पास आ गई थी, बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑल्सो मैटर। यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो sp हो गई। जरा ध्यान देना इस पॉइंट को, कई बच्चे सोचने लगते हैं कि वो जो हाइब्रिडाइजेशन sp हुई वो पाई बॉन्ड की वजह से हुई। अरे भैया ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कार्बन का ऑर्बिटल है ना, ये कार्बन का ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है तो ये sp है, और ऐसे ही ये वाला जो ऑर्बिटल इसका है
ये भी sp है। और ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ये तो प्योर p ऑर्बिटल है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय प्योर p ऑर्बिटल एंड द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किस ओवरलैप से बना है? sp sp ओवरलैप से बना है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बना है sp2 सॉरी पाई बॉन्ड बना है प्योर sp प्योर p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना है। अब इसमें एक और जो गलती करते हैं हम वो क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन है यानी CH बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, बाकी सारी वैलेंसी अपने आप सेटिस्फाई करते रहिए। ये 3 क्वेश्चन है। इसकी बॉन्ड लेंथ A है, इसकी B, इसकी C। A B C में क्या रिलेशन है? ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों में कार्बन हाइड्रोजन है, CH बॉन्ड है, तीनों का CH बॉन्ड मैंने बनाया है। और एल्काइन की बॉन्ड लेंथ को मैंने कह दिया है A, एल्कीन की बॉन्ड लेंथ को B और एल्केन की बॉन्ड लेंथ C। ये एन की बॉन्ड लेंथ है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, ये एल्कीन की बॉन्ड लेंथ है और ये एल्काइन की बॉन्ड लेंथ है। अब मैं कह रहा हूँ रिलेशन बताओ विच बॉन्ड लेंथ इज मोर, विच बॉन्ड लेंथ इज लेस। तो एक ऑप्शन आपने जैसे एक दो बच्चों ने दिया है CA CBA या ABC, ऐसे ऑप्शन भी हैं या ABC ऐसे भी हैं। तो आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो एल्केन वाले CH बॉन्ड की ज्यादा है, ये वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भैया? क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मैंने ये कहा ये कार्बन का पाई वाला ऑर्बिटल जहां पाई बॉन्ड था वहां sp है, बेटा ये गलत है कार्तिक। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp? sp का मतलब क्या है भैया? sp का मतलब है दो ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की, एक ने तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, दूसरा कहाँ गया? दूसरा कहाँ गया भैया? एक ने यहाँ सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरे ऑर्बिटल ने इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया। समझ में आया? तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज से बनते हैं ना कि पाई, पाई तो प्योर से बने। तो क्या चीज समझाई जा रही है यहाँ पे कि अगर ये एल्कीन या चलो एल्काइन है तो ये जो ऑर्बिटल है ये किस ओवरलैप से बना है? तो ये sp और यहाँ का s इस ओवरलैप से बना है। अगर ये एल्कीन है और ये ऑर्बिटल पूछा जाए तो ये sp2 और s से, और अगर ये एल्केन है तो ये sp3 और s से। तो जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जहां पाई बॉन्ड है उस तरफ वाला ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड आपको sp ऑर्बिटल से बनता हुआ दिखे, समझे? ये भी सिग्मा बॉन्ड sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप से बना है। तो कई बच्चे ये मैंने देखा है कि जिस तरफ पाई बॉन्ड होता है उस तरफ कहते हैं बोले यहाँ तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ तीनों एक जैसे हैं तो बराबर कर देते हैं या वॉटेवर। और जितना s कैरेक्टर कम होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, s खुद छोटा है उसका कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती ना हो। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमें समझ में आनी चाहिए। कार्बन में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, या तो sp3 होता है या sp2 होता है या sp होता है, और इससे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा टिल्टेड है और कई बार गलत हो जाता है, उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ये कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH, चलो पहले ये लिखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसे करके लोन पेयर दिखा दिया और नेगेटिव चार्ज, इट इज टर्म्ड एज कार्ब एनाइन, कार्बन का एनाइन, ये भी आगे आएगा भी। ये इंटरमीडिएट्स में होते हैं, दैट मींस चार्ज कंपाउंड है, अकेले तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, इंटरमीडिएट में होते हैं। अब यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाए तो ये एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये लोन पेयर, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली सिग्मा प्लस लोन पेयर इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कोई गलती नहीं है, सही है। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, व्हेन द केस ऑफ रेजोनेंस। तो गलती कहां होती है? जब ये डबल बॉन्ड कुछ पास में दिख रहा हो, यहां हो, दैट मीन्स, ये भी आगे पढ़ेंगे एक आध लेक्चर में ही, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मेसोमेरिक, जो एग्जाम में अप्लाई नहीं होता हमसे ज्यादातर,
जिसकी वजह से ऑर्गेनिक वीक रह जाती है। ये रहा लोन पेयर, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर यहां जाके ये करेगा। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ लोन पेयर जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। तो ये जो लोन पेयर घूम रहा है, ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड बन रहा है, फिर पाई बॉन्ड से लोन पेयर बन रहा है। तो अगर ये लगातार मूवमेंट में है, लोन पेयर पाई पाई लोन पेयर, दैट मीन्स ये प्योर ऑर्बिटल है ही नहीं, सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं। ये हमेशा, क्योंकि इसे पाई बॉन्ड बनाना है और पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है, और पाई बॉन्ड से फिर ये लोन पेयर में आ जाएगा, लोन पेयर से पाई में चला जाएगा। तो इसकी एनर्जी बाकी सिग्मा के बराबर नहीं है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। विच ऑर्बिटल इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन? द ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर विच इज इन कॉन्जुगेशन विच इज इन रेजोनेंस, जिससे पाई बॉन्ड बन सकता हो, तो वो वाला लोन पेयर वाला ऑर्बिटल आपको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जब लोन पेयर शो नहीं करने होते हैं। मतलब जैसे उन्होंने ये लिख के दे दिया आपको कि यहाँ ऐसे ऑर्बिटल हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ लोन पेयर शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो वो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी, और अगर यहाँ पूछेंगे तो sp3 होगी। बेसिक क्या पॉइंट है, यहाँ sp3 क्यों है? क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 है। यहाँ भी लोन पेयर दो हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। कोई बच्चा बताएगा? तो सेकंड वाला मैंने ये फ्यूरान बनाया है, इस फ्यूरान जो भी नाम है उसे छोड़ो, आप ये बताओ यहाँ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे वहां ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, क्योंकि दो लोन पेयर थे और दो सिग्मा बॉन्ड थे। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन पूछी है। ठीक है, वेरी गुड आयुष। और यहाँ का आंसर है बेटा, यहाँ का आंसर है, यहाँ ऑक्सीजन से दो सिग्मा तो है, और लोन पेयर जो होता है ना एक एटम का, एक एटम से सिर्फ एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एटम के पास तीन लोन पेयर है तो तीनों ही इधर उधर चले जाए। लोन पेयर से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या रेजोनेंस होती है तो एक ही लोन पेयर से होती है। तो एक लोन पेयर आप रेजोनेंस में ले जाएंगे, एक लोन पेयर अभी भी अवेलेबल होगा, और क्योंकि एक लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है, इट इज sp2, दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन एटम्स में होती है, मतलब इंडिविजुअल एक एटम के अपने ऑर्बिटल्स में होती है, और वो हाइब्रिडाइज होने के बाद एटम किसी कंपाउंड में जाके एडजस्ट हो जाता है या बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है, इन जनरल हम अभी कार्बन पढ़ रहे थे। तो पहली हेडिंग हमारी ये थी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और उसमें मैंने आपसे कहा है थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। वैसे कार्बन में लोन पेयर होते ही नहीं है जो रेजोनेंस में जाए, रेयर टू रेयर है, लेकिन अगर कार्बन के अलावा भी कहीं लोन पेयर आ रहे हैं और रेजोनेंस में चले हैं, डोंट काउंट देम, उन्हें काउंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो दैट इज हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन। इसके बाद कार्बन की डिग्री आती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 वैलेंसीज हैं, चारों वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अगर चारों वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये मीथेन का कार्बन कहलाता है। एक कार्बन के लिए वर्ड मिथ दिया हुआ है, और अगर चारों में हाइड्रोजन है तो मीथेन का कार्बन है, या इसको मिथाइल ग्रुप कहने लगेंगे जब इसका ये H हट जाएगा और कोई और ग्रुप आएगा। अगर ये H हट के कोई और ग्रुप आता है तो ये मिथाइल ग्रुप कहलाता है, तो ये मिथाइल का कार्बन कहलाएगा। बेसिकली ये 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो आप, प्राइमरी कार्बन, बट ज्यादा अच्छा है कि प्राइमरी में बहुत सारे आते हैं, ये स्पेसिफिक है मिथाइल। अगर इसी कार्बन के बाद और भी कार्बन लगे हों तो अब इसका नाम लिखना है, ये वाला हाइड्रोजन हटा और कोई और ग्रुप लगा, यू कैन से ये इथाइल है, 2 कार्बन है, इथाइल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पीछे और भी कार्बन चल सकते हैं, तो भैया जब और भी चल सकते हैं तो इथाइल नहीं है ना, 3 है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सो ऑन, और ये H हटके कोई और ग्रुप आके लगा, ये H हटके इस कार्बन से कोई और ग्रुप आके लगा, तो ये वाला कार्बन बेटा हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कह देते हैं। तो व्हाट इज
1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन क्या हुआ बच्चों, वो कार्बन जो एक मतलब अपनी 4 वैलेंसी में से सिर्फ एक वैलेंसी पे इससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी पे कार्बन से जुड़ा है और बची हुई 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन से जुड़ा है, तीसरी वैलेंसी हमारी ये रही। इज इट क्लियर? तो बेसिकली दिस कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन में अगर हम मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन हो सकती हैं एंड दीज हाइड्रोजन आर टर्म्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन। भैया कार्बन की ही पूरी इंपॉर्टेंस है और बाकी हाइड्रोजन तो बस सब्सिडियरी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये वाला कार्बन आपने पहचान लिया 1 डिग्री है, बेटा 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कितने कार्बन या एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा था, ये पीछे एक एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है, ये पूरा ग्रुप एल्काइल कहलाएगा। तो ये एक एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री या प्राइमरी कहलाएगा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 ही हाइड्रोजन और हो सकती हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, एक वैलेंसी पे कौन लग गया, हाइड्रोजन, बची हुई 3 वैलेंसी पे कार्बन आ गया। उल्टा बोल गया यार, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, एक वैलेंसी पे कार्बन लग गया, तो बची हुई 3 वैलेंसी है, तो मैक्सिमम तीनों पे हाइड्रोजन आ सकता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन पर कार्बन एटम मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अब ये कार्बन है, यहां भी कार्बन से जुड़ा है, यहां भी कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन के बारे में अगर देखें तो यहाँ बेसिकली 2 कार्बन या 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली हैं। तो ये वाले कार्बन का नाम रख दिया है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये आगे नाम की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने अभी पढ़ रहे हैं कि ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, या इसे 2 डिग्री भी कहते हैं। और इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर सेकेंडरी कार्बन है तो कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप तो जुड़ ही चुके हैं, तो एट द मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। एट द मैक्सिमम हो सकता है ये हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप आ जाए। फिलहाल ये कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 2 डिफरेंट कार्बन और एल्काइल ग्रुप, जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा वो सेकेंडरी कहलाएगा। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन क्या है, तो अब आप समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो कार्बन जिससे 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लगे हैं और यहाँ हाइड्रोजन हो सकती है, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री और टर्शरी, या इसे टर्नरी कार्बन भी कह देते हैं। तो 3 डिग्री, टर्शरी और टर्नरी कार्बन क्या है बेटा, वो कार्बन जो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है और चौथी तरफ हाइड्रोजन हो सकती है। तो टर्शरी कार्बन में एक हाइड्रोजन पॉसिबल है एट द मैक्सिमम, वो कहलाएगी 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन। और हो सकता है ये भी ना हो, ये हट के कोई और ग्रुप आ जाए। फॉलोड बाय 4 डिग्री कार्बन हो सकता है। 4 डिग्री कार्बन मतलब वो कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप लगे हों, यानी ऐसा कार्बन जो मिनिमम 5 कार्बन तो हो किसी कंपाउंड में तभी हो सकता है। और इस कार्बन से चारों एल्काइल ग्रुप, जितनी वैलेंसी है सारी वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और चारों पे ही एल्काइल जुड़ा है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 ही तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी ये जो कार्बन लगा है किनारे पे, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो बेटा इसके पास जो हाइड्रोजन होगी वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। जो भी कार्बन का नेचर है हाइड्रोजन उसी नेचर की कहलाएगी। इज इट क्लियर? यानी कार्बन इज द बैकबोन, वो स्केलेटन है, वही मेन है, उसका आपको डिग्री पहचानना है और उससे लगे हुए हाइड्रोजन वही वाले हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन 1 डिग्री, कार्बन 4 डिग्री है तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, कार्बन 3 डिग्री है तो हाइड्रोजन 3 डिग्री। अगली वैरायटी कार्बन की आती है हमारी, दैट इज बेसिकली व्हाट आर अल्फा बीटा गामा कार्बन। ठीक है, ये एक और वैरायटी बना ली है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे। तो बेसिकली ये कौन सी वैरायटी भैया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है एल्काइल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है RCOOH, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप और ये वाला ग्रुप कहलाएगा एल्काइल ग्रुप। तो बेसिकली
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो केमिकल नेचर बिहेवियर डिसाइड करता है, मतलब ये केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, किस किस से रिएक्ट करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा। ये केमिकल बिहेवियर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फंक्शनल ग्रुप। और ये जो पीछे एल्काइल ग्रुप लगा है ये बेसिकली एल्काइल ग्रुप फिजिकल बिहेवियर डिसाइड करता है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या हार्ड डेंसिटी, ऐसी चीजें जो डिपेंड करती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो एल्काइल ग्रुप पे हो सकती हैं। तो व्हाट इज दिस अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन क्या है? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसका पिछला कार्बन डायरेक्टली अटैच जो पिछला कार्बन है वो कई बार रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजोनेंस या और किसी चीज से इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पड़ोसी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पहले कार्बन के लिए एक नाम दे दिया गया अल्फा कार्बन। एक्चुअली हम वर्ड पहले देख चुके हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वर्ड पहले हम दे चुके थे। तो अब हमें फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी कार्बन को कई बार बुलाना पड़ेगा कि ये देखो इस कार्बन की हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है। तो भैया बार बार तो 1 डिग्री कहेंगे नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन। तो कंफ्यूजन ना हो तो एक स्पेशल वर्ड दे दिया गया है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या है? कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो ना हो उससे मतलब नहीं, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके अलग कर लो। फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहना है। और अल्फा कार्बन जो है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल से क्लियर करें, ये है सपोज दैट हमारा फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एक जनरल फंक्शनल ग्रुप ले लें पहले, सिंपल, ये रहा अल्कोहल, ये रहा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप तो भैया इतना ही है, ये रहा कार्बन तो ये हो गया अल्फा कार्बन। बच्चों ये रहे हाइड्रोजन तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे ये अल्फा कार्बन था ये अल्फा हाइड्रोजन। अगर पीछे एक और कार्बन लगा तो ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, और वो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन लगा होगा अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। एक्चुअली कई रिएक्शन है जिसमें ये हाइड्रोजन हटता है और हाइड्रोजन हटने से एक चार्ज आता है, वो रेजोनेंस में जाता है, तो हमें कहना पड़ता है भैया अल्फा हाइड्रोजन हटी है, बीटा हाइड्रोजन हटी है। तो ऑर्गेनिक में हमें वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। जिन बच्चों की ऑर्गेनिक वीक है वो थोड़ा सा ध्यान दें बेसिक पे। बेसिक पे ध्यान अगर आपने दे दिया ना ये वर्ड्स पे कि अल्फा बीटा गामा क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, या और वर्ड्स जो हैं, तो गारंटेड धीरे धीरे ऑर्गेनिक आपको आने लगेगी। क्यों और बच्चों को नहीं आती? ऑर्गेनिक की बेसिक मैंने जो अधिकतर बच्चों में प्रॉब्लम देखी है और जहां से ऑर्गेनिक बच्चों की इंप्रूव हुई है, जहां उन्हें इंटरेस्ट डेवलप हो गया ये कहो या अपने आप क्वेश्चन करने लगे हैं ऑर्गेनिक के, तो उन्हें 3-4 बेसिक चीजें आ जाए। जैसे एक आज का लेक्चर चल रहा है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन शेप, सिग्मा, पाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये क्लियर है, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमें बॉन्ड तोड़ने और नए बॉन्ड बनाने। तो ये समझ में आ जाए भैया ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा। सेकेंड प्रॉब्लम बच्चों के साथ ऑर्गेनिक में है, उन्हें नाम और स्ट्रक्चर में रिलेशन ही नहीं पता। हम जैसे ही बोलते हैं किसी बच्चे से कि ये कंपाउंड सपोज नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, वो शांति से बैठा रहता है, उसे पता ही नहीं ये है क्या नियो आइसो। तो एक बारी ये बेसिक नाम और स्ट्रक्चर कि नाम लेते ही आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर आ जाए या आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो आप क्वेश्चन करने की हिम्मत करेंगे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब जो भी क्वेश्चन में वर्ड बोला गया, चाहे वो IUPAC नेम है, चाहे कॉमन नेम है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। द थर्ड एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इफेक्ट है इंडक्टिव, एक है मीजोमेरिक, जिसमें का एक पार्ट है हाइपर कंजुगेशन। ये वर्ड्स अगर क्लियर हो गए, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, तो 40% ऑफ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो फंसाने के लिए दिए जाते हैं वो आपसे अपने आप हो जाएंगे। वो 40% क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मीजोमेरिक गड़बड़ करता है और वो बच्चों से अप्लाई नहीं होता। 40 to 50% क्वेश्चन मीजोमेरिक इफेक्ट बेस्ड होते हैं, हाइपर कंजुगेशन बेस्ड होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड होते हैं। तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे जब ये आप इफेक्ट्स पढ़ लेंगे। तो अगर आपको ऑर्गेनिक अपनी थोड़ी सुधारनी है तो ये जो बेसिक चैप्टर है जिसका नाम GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम पढ़ने के लिए तो IUPAC भी पढ़ेंगे, अभी आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन पहला फोकस मैकेनिज्म पे रखेंगे। ठीक है,
पहला फोकस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे रखेंगे, जिसमें इंडक्टिव, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्फीफाइल क्या है, ये वाले वर्ड्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑर्गेनिक इजी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में हमें साफ दिख रहा है ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जुड़ेगा। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में बड़ा अनटप्पे काम है। अमोनियम नाइट्रेट टूटता है तो कुछ बन जाता है, नाइट्राइट टूटता है तो कुछ बन जाता है। यहाँ एक तरीका है कि इसके रिएक्शन से ऐसा, मतलब एक सिस्टमाइज है, नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा है इसलिए भी। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है ये क्लियर होना चाहिए, और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन क्या है। जैसे अगर मैं आपसे अब यहाँ पूछूं, बताइए, ये मैंने कंपाउंड लिखा है बेंजल डिहाइड C6H5CHO। अब प्रॉब्लम ही यही है कि जब मैं बोलता हूँ बेंजल डिहाइड तो कुछ बच्चों के दिमाग में कनेक्ट हो जाता है कि भैया इसकी बात हो रही है, कहीं समझ ही नहीं पाते क्या बोल रहा है। फिलहाल बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बताना है आपको, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर मैंने कहा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, अब की मैंने नाम लिखा है और यहाँ पूछा है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, पहले बेंजल डिहाइड में फिर बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों पहले का आंसर बिल्कुल सही बताया है आयुष और एक आध बच्चे ने, और दैट इज यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। द रीजन इज दिस कि ये है अल्फा, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, और इसकी चारों वैलेंसी पे सिग्मा और पाई बॉन्ड कार्बन से बने हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड जो बना तो ये कार्बन से था, ये बॉन्ड बना ये भी कार्बन से, ये बॉन्ड ये भी कार्बन से, तो हाइड्रोजन की जगह ही नहीं। तो दैट मीन्स वो बचे हुए 5 हाइड्रोजन थे कहाँ, वो 5 हाइड्रोजन तो इन वैलेंसीज को पूरा करने के लिए थे। तो यहाँ पे C6H5 में ये हाइड्रोजन है, यानी यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन है, डेल्टा हाइड्रोजन भी है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो C6H5 में 5 हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब बात की बेंजाइल अल्कोहल की, ये कंपाउंड C6H5CH2OH, दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे वेरी गुड, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये वाला कार्बन है बेटा अल्फा कार्बन, और ऑब्वियसली इसमें 2 हाइड्रोजन साफ साफ लगे देख रहे हैं, तो ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ बेंजाइल अल्कोहल में ये 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब गलती क्या होती है हमसे, हम कहते हैं यार वहां तो यहाँ, अरे भैया फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं था, ये फंक्शनल ग्रुप था, तो ठीक है पड़ोसी कार्बन को देखो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन था लेकिन इसके कार्बन को गिनना थोड़ी है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी कार्बन पे जाओ ना। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, पड़ोसी वाला जो पहला कार्बन है वही देखेंगे। जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है भैया उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ दो, उसके पड़ोसी कार्बन को देखोगे। तो यहाँ ये पड़ोसी कार्बन था और ये अल्फा कार्बन, और बेटा इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ ये अल्फा कार्बन है दिस वन, और अगर ये अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्गेनिक में ना स्ट्रक्चर ही नहीं बनते हमसे, इसीलिए दिक्कत है। ये अगर हम लिख देना CH3 होल थ्राइस CCHO, या और कोई, या ये लिख दिया सिंपल HCHO, बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। पहले वाले में सभी ने आंसर लगभग सही दिया है, 0 है, और 0 इसलिए है कि ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 बारी मिथाइल है। फिलहाल इन भाई साहब के पास हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है वो 9, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड का भी आपका आंसर सही है कि ये है फॉर्मल्डिहाइड, और इस फॉर्मल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है। भैया अल्फा कार्बन ही ना है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, पहले अल्फा कार्बन तो हो तब तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार ऑर्गेनिक की हमने स्टार्टिंग कर दी है, एक बार रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे। ऑब्वियसली इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम मूव करेंगे IUPAC पे, नॉमेनक्लेचर जिसे कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो ग्रुप क्या है, थोड़ा सा जनरल वर्ड देख लेंगे। ठीक है, जनरलाइज थोड़ा बचा है अभी, और फिर IUPAC एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन,
ऑर्गेनिक अच्छी करने के लिए ये चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, ध्रुव पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर नोट सेंड कर देंगे आज पूरे चैप्टर के इसके? ऑर्गेनिक है, कर यस देंगे। सर।